दो स्पेसक्राफ्ट, एक गई और दूसरा रशिया के द्वारा। दोनों की मिशन सेम, मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो कौन जीतेगा ये स्पेस रेस, इंडिया या फिर रशिया? क्या ये सवाल इतनी जरूरी है? आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। स्पेस की दुनिया में इंडिया और रशिया के बीच एक छोटी सी स्पेस रेस चल रही है और ये स्पेस रेस मून के साउथ पोल पर लैंडिंग को लेकर है। मून की साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसीलिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट इसी रीजन को टारगेट कर रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक ही है क्योंकि इस मैच को किसी ने प्लान नहीं किया था और इंडिया की स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 तो 1 महीने पहले लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रेडिक्शंस के अनुसार दोनों ही स्पेसक्राफ्ट की मून पर लैंडिंग की टाइमिंग करीबन सेम होने वाली है। ये एक ऐसी स्पेस रेस है जिसको पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही है और यहाँ किसकी होती है जीत या फिर कौन हारता है ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जीत तो अंत में इंसानियत की ही होने वाली है। क्योंकि चांद पर पानी की खोज एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी मैनकाइंड के लिए और फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए भी, क्योंकि पानी हमारी वो बेसिक नेसेसिटी है जिसे हम पीने से लेकर अपनी रोजमर्रा की ज्यादातर काम पूरी करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा मून मिशंस की एक प्रॉब्लम या फिर डाउन साइड भी है। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के लॉन्च के 2 दिन पहले ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ये ऐलान कर दिया था कि मून की जो ऑर्बिटल स्पेस है वहाँ पर ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स के ऑर्बिट करने से कोलिजन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। दरअसल मून के चारों ओर 6 एक्टिव स्पेसक्राफ्ट्स ऑलरेडी ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनमें से 4 नासा की है, एक साउथ कोरिया की और एक इंडिया की चंद्रयान 2 की जो ऑर्बिटर सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी वो है। इसीलिए इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च के दौरान ऑर्बिटर नहीं सेंड किया था, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो ऑलरेडी मून की चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था। तो इसीलिए इसरो नहीं चाहता था कि ज़्यादा कोलिजन के चांसेस बने। और तो और इसरो ने इस चीज़ की भी वार्निंग दे दी है कि अगले 2 सालों में जितने मून मिशंस प्लान किए जा रहे हैं उससे जो मून के चारों ओर ऑर्बिटर्स की कंपटीशन होगी वो और भी बढ़ जाएगी, तो कोलिजन के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ की इकोसिस्टम और भी ख़राब हो जाएगी। चंद्रयान 2 जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसे भी अपनी जर्नी के दौरान नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और कोरिया की पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर की टक्कर से बचने के लिए चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुआ था उसे कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स का सामना करना पड़ा था। यानी एक तरीके से वो नासा और कोरिया की जो ऑर्बिटर्स थी मून के चारों ओर जो ऑर्बिट कर रही थी उससे टक्कर होते होते बची थी। लेकिन रशिया के लूना 25 के लॉन्च के साथ और भी हमारे नेक्स्ट 2 सालों में जितने भी लूनर मिशंस प्लान किए जा रहे हैं इससे आपस में स्पेसक्राफ्ट की कोलिजन की रिस्क्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, ऐसा इसरो का कहना है, जो कि ये तक कहती है कि इसकी जो चंद्रयान 2 की स्पेसक्राफ्ट थी जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुई थी उसने खुद नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और कोरिया के पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर से 3 कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर को एनकाउंटर किया था। यानी एक तरीके से नासा की जो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर थी और कोरिया की पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, इन दोनों के साथ टकराने से वो बार बार बची थी। ऐसे सिचुएशन में दोनों ही कंट्री इंडिया और रशिया के लिए ये एक चैलेंजिंग फैक्टर होने वाली है। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। स्पेस एक्सप्लोरेशंस की ये एक्साइटिंग कहानी की शुरुआत होती है जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर की जंग छिड़ी हुई थी। 1960 की ये स्पेस रेस ओरिजिनली शुरू हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चांद पर पहला आदमी भेजने का अपना वादा पूरा किया था। इस कोल्ड वॉर के बीच सोवियत यूनियन वो पहली नेशन बनी थी स्पुतनिक 1 नाम के सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट पर भेजा था और इसके साथ ही साथ सोवियत यूनियन ही वो नेशन थी जिसने चांद पर सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 2
को लैंड करवाया था। लेकिन इसके बावजूद यूएस को स्पेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी उसके अपोलो 11 मिशन के लिए माना जाता है, जिसने चांद की सरफेस पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाने के बाद अर्थ पर वापस सेफली रिटर्न करवाया था। इस पूरे एडवेंचर को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था और सबसे लास्ट अपोलो मिशन 1972 को हुआ था। तब से लेकर आज तक अप्रॉक्सीमेटली 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन यूएस एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने चांद पर इंसानों को भेजने का खिताब अब तक जीता हुआ है। इंडिया की स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 14 जुलाई को अर्थ के सरफेस से टेक ऑफ हुआ था कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ, जिसके साथ ही एक छोटी सी 6 पहियों वाली रोवर भी थी जिसका काम मून के सरफेस को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के कुछ स्लिंग शॉट चक्कर काटने के बाद कुछ हफ्ते मून को ऑर्बिट करते हुए बिताएगी और उसके बाद फाइनली मून के सरफेस पर लैंड करेगी 23 अगस्त को। रशिया की लैंडर लूना 25 हाल ही में 11 अगस्त को ही लॉन्च हुई है, लेकिन ये एक फास्टर रूट तय कर रही है और इसी वजह से ये सिर्फ 10 दिनों में ही मून के सरफेस को टच डाउन करने की प्रक्रिया पर है, जबकि चंद्रयान 3 को ऑलमोस्ट 40 डेज लगेंगी सेम मिशन को तय करने में। इन एक्साइटिंग लूनर मिशंस की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशंस की किताब में चांद एक अहम किरदार बन चुका है। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस मून के साउथ पोल पर सबसे पहली सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहती है। पिछले लूनर मिशंस के डेटा से हमें ऐसा पता चला है कि मून की जो साउथ पोल है वहां पर पानी मिलने की संभावना काफी हाई है, तो इसीलिए इसरो और रॉसकॉस्मोस दोनों की साइंटिस्ट काफी एक्साइटेड है ऐसे मिशंस को अंजाम देने में, क्योंकि वाटर में मिलने वाली हाइड्रोजन को हम फ्यूचर मिशंस में एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज कर सकते हैं और जो वाटर है उसे हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं जब हम लोग एक फ्यूचर मून बेस बनाएंगे तब। ये रशिया और इंडिया के बीच जो स्पेस रेस चल रही है इसने लूनर एक्सप्लोरेशन की एक नई एरा को जन्म दिया है, जिसमें यूएस, चाइना, इजराइल और काफी सारी प्राइवेट कंपनीज आगे आ रहे हैं और मून को अपना टारगेट बना रहे हैं फ्यूचर मिशंस के लिए। बहुतों के लिए ये बस एक फ्रेंडली कंपटीशन है जो कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस के इस सीढ़ी में एक नई कदम है। ऐसे ही छोटे छोटे कदम जहां पर आज हम लोग लैंडर्स और एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेज रहे हैं, यही आने वाले कुछ डेकेड्स या फिर सेंचुरीज में हमें पूरे सोलर सिस्टम को कॉन्कर करने में मदद करेंगी और एक दिन हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन पाएंगे। आप अगर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। यूएस एयर एंड स्पेस फोर्सेस एयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज वेंडी विटमैन कॉप का कहना है कि ये एक इत्तेफाक ही है कि ये लूना 25 और चंद्रयान मिशन की जो टाइमिंग है वो प्रिसाइसली इतनी सिमिलर है, लेकिन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इत्तेफाक है क्योंकि लूना 25 की जो लॉन्च थी वो एक्चुअली में डिले हो गई थी क्योंकि इसकी ओरिजिनल शेड्यूल 2021 को थी। इंडिया के पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है क्योंकि चंद्रयान 2 के दौरान उसकी ऑर्बिटर ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी और वो आज भी मून के चारों ओर ऑर्बिट कर रही है और इसीलिए रशिया यहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी फील कर रही होगी क्योंकि उसे रेस में फर्स्ट जो आना है। चंद्रयान 3 जो है ये लूना 25 के मुकाबले 2 गुना भारी है और इसीलिए इसे काफी सारे स्लिंग शॉट पहले अर्थ के ऑर्बिट के लेने पड़ेंगे और फिर मून के ऑर्बिट तक, ताकि ये उतनी वेलोसिटी गेन कर सके। यहाँ पर नेशनल प्राइड एक की फैक्टर है जो कि दोनों ही मिशंस को आगे बढ़ने में मोटिवेट करेंगी। रशिया यूक्रेन के दौरान रशिया के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज से काफी सैंक्शंस लगी हुई थी और इसीलिए डिफरेंट मशीनरीज और जितनी भी स्पेस रिलेटेड प्रोब्स थी वो कहीं ना कहीं रशिया को मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही थी और इसीलिए रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने काफी सफर किया है। लेकिन अपने इस लूना 25 मिशन से रशिया
ये दावा करना चाहता है कि वो स्पेस के मामले में अभी भी एक पक्का खिलाड़ी है। लेकिन क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी में स्पेस इंडस्ट्री में पढ़ने वाले स्टीफानिया पलाडिनी का कहना है कि ये कहना गलत होगा अगर हम इस रेस को रेस टू द मून कहें, क्योंकि सोवियत यूनियन ने तो ऑलरेडी सक्सेसफुली मल्टीपल लैंडर्स को मून पर 50 साल पहले ही भेज दिया था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लूना 25, इसका लास्ट स्पेसक्राफ्ट लूना 24 1976 को लॉन्च हुआ था और सोवियत लूना 1 वो पहली स्पेसक्राफ्ट थी जो मून के सरफेस पर पहुंची थी। और दूसरी तरफ अगर चंद्रयान 3 पहले मून के सरफेस पर लैंड कर लेती है तो ये इंडिया के लिए एक्चुअली में एक सक्सेस होगी, क्योंकि अपने पिछले अटेम्प्ट चंद्रयान 2 के दौरान उसकी लैंडर एक फेलियर साबित हुई थी, क्योंकि वो लूनर सरफेस में क्रैश हो गई थी सितंबर 2019 को। इस रेस में एक नई चीज ये है कि यहाँ पर जो लैंडिंग साइट है वो है साउथ पोल। मून की जो साउथ पोल है वो जहाँ पर आज तक कोई भी सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाई है। जितने भी अपोलो मिशंस हुए थे वो फर्दर नॉर्थ के साइड हुए थे, साउथ के साइड कोई भी मिशन आज तक सक्सेसफुली नहीं हुई है। मून की जो इक्वेटर है यहाँ पर बहुत ही स्मूथ सरफेस है और काफ़ी सनलाइट मिलती है, लेकिन इसकी जो साउथ पोल है वो काफ़ी डेंजरस प्लेस है जहाँ पे बहुत ही गड्ढे हैं और सनलाइट तो यहाँ पे ना के बराबर ही आती है। इसीलिए ये साउथ पोल की जो रीजन है ये काफ़ी चैलेंजिंग है दोनों ही मिशंस के लिए। नासा ने इस बात की कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि 2025 के पहले ही वो आर्टेमिस 3 प्रोग्राम के तहत एस्ट्रोनॉट्स को इसी लूनर साउथ पोल पर भेजने वाले हैं। तो अगर हमारे पास इन रोबोटिक लैंडर्स से डेटा पहले ही मौजूद रहेंगी तो ये आर्टेमिस 3 के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन कौन सबसे पहले जाएगा ये एक्चुअली में यहाँ पे मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू से सोचे तो मून पर प्रेजेंस बनाना किन्हीं दो नेशंस के बीच कंपटीशन या फिर रेस के परे है। ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और एक दूसरे नेशन को मात देने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस नहीं बना पाएंगे। दोनों ही मिशन की जो लैंडर है और बाकी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स दोनों ही काफ़ी सिमिलर है, जो कि साइंटिस्ट को फर्दर हेल्प करेंगी जो मिनरल्स या फिर आइस मून की सरफेस पर मिलेंगी उसको स्टडी करने में। एक क्लियर अगर हम लोग को पिक्चर भी मिल जाती है लूनर साउथ पोल की तो उससे भी काफ़ी मदद हो सकती है ऐसी एक खतरनाक जगह पर। इंडिया की स्पेस एजेंसी ने हाल ही में कुछ इमेजेस को रिलीज किया है मून के फार साइड का। इन इमेजेस को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से खींचा गया था। इन फोटोज को रशिया के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के मून पर क्रैश के एक दिन बाद भेजा गया है। चंद्रयान 3 की जो लैंडर है उसकी मून पर टच डाउन डेट है 23 अगस्त, यानी कि 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो ऑलरेडी मून के सरफेस पर होगा। एक बार अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाली सबसे पहली नेशन बन जाएगी और ये यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद 4th कंट्री बन जाएगी मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली। इंडिया की सबसे पहली मून मिशन आज से करीबन 15 इयर्स पहले 2008 को लॉन्च हुई थी, जिसने मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की खोज की थी और ये भी बताया था कि जो मून है उसकी दिन के वक्त एक एटमॉस्फेयर होती है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था जुलाई 2019 को, जो कि एक पार्शियल सक्सेस थी क्योंकि उसकी सिर्फ ऑर्बिटर मून के चारों ओर घूम रही थी और उसकी जो लैंडर और रोवर थी वो दोनों ही क्रैश कर गए थे। इसरो चीफ श्रीधरा पनिकर सोमनाथ का कहना है कि इस बार इसरो ने काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया है पिछले क्रैश के डेटा को और उनमें होने वाले ग्लिचेस को बहुत हद तक फिक्स कर दिया है और तभी चंद्रयान 3 मिशन इतनी इम्पोर्टेंट है इंडिया और इसरो दोनों के लिए। रशिया की स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन रॉसकॉस्मोस ने संडे को ये ऐलान किया कि जो लूना 25 है उसके साथ इनका संपर्क पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया है। उनके स्टेटमेंट से ऐसा पता चला है कि ये 800 किलोस की ये लैंडर मून के सरफेस के साथ टकराने की वजह से इनके साथ उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी है। सभी स्पेस मिशंस काफ़ी रिस्की होती है और हाईली टेक्निकल भी होती है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लूना 25 क्रैश कर गया क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव भी चंद्रयान 3 के तरह मून के सरफेस पर पानी को ढूंढना था। बेसिकली जो चंद्रयान 3 थी और लूना 25 दोनों की जो मून तक पहुंचने की स्पेसक्राफ्ट रूट थी उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंसेस थी।
क्योंकि जो लूना 25 की स्पेसक्राफ्ट थी उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ का खर्चा किया गया था, तो इसीलिए ये चंद्रयान 3 के मुकाबले काफ़ी पावरफुल थी और इसीलिए ये एक डायरेक्ट रूट को होते हुए मून तक पहुंच जाती है और इसीलिए सिर्फ 10 डेज तक ही इस मिशन की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो सिर्फ 10 डेज में ही ये लूनर ऑर्बिट को टच डाउन कर सकती थी। वेयरएज जो चंद्रयान 3 थी इसकी रूट थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। पहले ये अर्थ की कम से कम 4 to 5 ऑर्बिट लगाएगी और फिर जाके मून पर जाएगी, फिर उसके ऑर्बिट लगाने के बाद मून के सरफेस को टच डाउन करेगी। सो यहाँ पर ये चंद्रयान 3 की जो स्पेसक्राफ्ट है वो थोड़ी सी कम पावरफुल थी लूना 25 के मुकाबले और इसीलिए ऐसा इनडायरेक्ट रूट के कारण ही 40 डेज अप्रोक्सीमेटली ये प्लान किया गया था चंद्रयान 3 मिशन के दौरान, ताकि वो जो फोर्स एक इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिल सके चंद्रयान 3 के रॉकेट को। क्योंकि पिछली बार जो चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था वो बेसिकली इस इनर्शिया के कारण ही हुआ था, क्योंकि वो एक हार्ड लैंड कर गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। वेयरएज आप अगर लूना 25 की रूट देखेंगे तो ये एकदम डायरेक्ट रूट थी और इसी रूट में थोड़ी कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम के कारण ही ये लूना 25 क्रैश कर गई। एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये लूना 25 जो थी ये अर्थ से निकलने के समय जो ऑर्बिट थी वो तो अच्छे से की और फिर लूना 25 में जो डी ऑर्बिट करना था इसे लूनर सरफेस पे जो इसे टच डाउन करना था उस वक्त भी इसने सही से सब कुछ किया था और फिर लूनर इमेजेस भी भेजी थी बहुत सारी, लेकिन डी ऑर्बिट के टाइम में कुछ मिस कैलकुलेशन की वजह से ये जो ऑर्बिट में डी ऑर्बिट करना था इसे मून के चारों ओर, उसी ऑर्बिट में कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो दूसरे ऑर्बिट में घुस जाती है और फिर मून के सरफेस पर ही क्रैश कर जाती है। और इस सब के बाद फाइनली वो लेजेंडरी डेट आती है सामने, 23 अगस्त 2023। जब इंडिया एक नहीं बल्कि 2 फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, पहली मून की साउथ पोल पर लैंड करने वाली सबसे पहली कंट्री और सेकंड मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब लाइव स्ट्रीम एवर। जी हाँ, 23 अगस्त 2023 को जब इसरो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीम चल रही थी तो इसकी जो पीक कॉन्करेंट व्यूअर थी, यानी सबसे जो मैक्सिमम टाइमिंग जब लोग देख रहे थे वो थी 80 लाख यानी 8 मिलियन लोग। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बहुत सारी ऑडियंस इस इसरो के मिशन के लिए एक्साइटेड थी और वो सभी इस लाइव स्ट्रीम को अटेंड कर रहे थे। पिछले साल 2022 को फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया फुटबॉल मैच आज तक की सबसे ज्यादा पीक कॉन्करेंट व्यूअर की जो यूट्यूब पर थी वो रिकॉर्ड इन्होंने बनाई थी, जो कि 61 लाख की थी यानी 6.1 मिलियन की, लेकिन वो इस चंद्रयान 3 मिशन के दौरान टूट गई। इस चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था वो सक्सेसफुली प्लान के अनुसार 6:04 पर लैंड करता है मून के सरफेस पर और इसरो की टीम, इसरो के हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे साइंटिस्ट और टीम, पूरी की पूरी टीम एक दूसरे के साथ इस हिस्टोरिक मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश भर के लोग एक फेस्टिवल यानी त्योहार के जैसे खुशियां मना रहे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान था कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून, वी हैव रीच्ड वेयर नो अदर कंट्री कुड, इट्स अ जॉयस ओकेजन। नरेंद्र मोदी ने ये साउथ अफ्रीका की जो ब्रिक्स समिट चल रही थी वही से लाइव वॉचिंग को देखते हुए कहा था। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ श्रीधारा पनिकर सोमनाथ का ये कहना है कि ये हमारी अकेले की मेहनत नहीं है बल्कि ये एक वर्क है, ये इसरो के साइंटिस्ट की एक पूरी जेनरेशन का काम है। और फॉर्मर इसरो चेयरमैन जी माधवन नेयर का ये कहना है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने ये हिस्टोरिक सक्सेस की प्राप्ति की है, वो भी क्योंकि इसरो की जो साइंटिस्ट्स है उन्हें बाकी कंट्रीज, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके साइंटिस्ट्स के 1/5 सैलरी दी जाती है। तो इसीलिए मनी कभी उनके लिए मोटिवेशन होती ही नहीं है इसरो ज्वाइन करने के लिए, और इसीलिए आपको कभी इसरो साइंटिस्ट के अंदर कोई भी मिलीनियर्स नहीं देखने को मिलेंगी। पर चंद्रयान 3 की लैंडर विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद प्रज्ञान रोवर भी उससे निकल चुकी है, लेकिन इसके बाद क्या, आने वाले 14 डेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन 14 दिनों के लिए पूरी एक लूनर डे चलेगी, जैसा कि चांद पर लूनर डे होता है वो पूरा 14 दिन के लिए होता है। उसके बाद शुरू होती है लूनर नाइट। तो ये मिशन 14 दिनों के लिए ही चलेगी, जब सोलर पैनल्स का यूज करते हुए सनलाइट का इस्तेमाल करेगी, और 14 दिनों के बाद शुरू होगी लूनर नाइट।
नाइट जब लूनर सरफेस की टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगी, इस पूरे स्पेसक्राफ्ट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पेलोड्स है ये सभी 14 दिनों के लिए काम करेंगी और फिर लूनर नाइट के दौरान ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि तब इनकी जो बैटरीज है वो चार्ज करने के लिए जितनी सनलाइट चाहिए वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो यही थी आज की वीडियो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से ये कमेंट कीजिएगा कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया इस हिस्टोरिक मोमेंट को, और आगे की अपडेट इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो जाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।